हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज की हमारी नेम रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन मेंस और एडवांस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो मेक श्योर कि आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाएं, ठीक है। तो हेडिंग डालो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब होता है? डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव होना। केमिस्ट्री में कितनी सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई है। जैसे किसी एसिड या एसिड के सॉल्ट को जब हम सोडा लाइम के साथ ट्रीट करते हैं तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाती है। जब हम किसी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाती है। बीटा कीटो एसिड्स को जब हीट किया जाता है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। हुन्स-डाइकर रिएक्शन में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। एंड कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो हमने देखा कि एसिड या एसिड के सॉल्ट को जब हम सोडा लाइम, एसिड मतलब सोडा लाइम सोडा लाइम से ट्रीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हीट किया जाता है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। बीटा कीटो एसिड हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। देन मैंने आपको बताया हुन्स-डाइकर रिएक्शन और कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। ये सारी वो रिएक्शन हैं जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो अभी हम लोग बात करते हैं एसिड और एसिड के सॉल्ट को जब सोडा लाइम से ट्रीट किया जाता है तब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर मुझे डिफरेंट एसिड्स गिवन हो तो मैं कैसे डिसाइड करूंगी कि किस एसिड में डीकार्बोक्सिलेशन का रेट फास्ट होगा और किस एसिड में डीकार्बोक्सिलेशन का रेट स्लो होगा। तो ये सब देखने के लिए हमें रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। फिर हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, फिर ये देखेंगे कि डीकार्बोक्सिलेशन से कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। क्या हमेशा एक ही टाइप का प्रोडक्ट आता है या इंटरमीडिएट के होने की वजह से बाकी और प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये हमारा एसिड है। जब इसे सोडा लाइम से ट्रीट करते हैं NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड और हीट के साथ, तो क्या होगा? एसिड का सॉल्ट बना लेगा ये और साथ में वाटर, ठीक है। अब ये जो एसिड का सॉल्ट है RCOO माइनस Na+, ये O माइनस यहां से यहां आएगा, ठीक है, और ये लीव कर जाएगा। ऑल्दो एल्काइल ग्रुप बहुत पुअर लीविंग ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर एल्काइल ग्रुप लीव करता है और ये इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है रिएक्शन की स्पीड इस स्टेप पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो R माइनस का फॉर्मेशन होगा और CO2 रिलीज होगी, ठीक है, राइट। इस कैल्शियम ऑक्साइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैल्शियम ऑक्साइड प्रोडक्ट में जो CO2 रिलीज हुई है उसके साथ कंबाइन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है।
ठीक है। अदरवाइज ये जो R माइनस है ना, R माइनस है, ये इस CO2 के साथ कंबाइन करके, CO2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इस CO2 के साथ कंबाइन करके ये RCOO माइनस मतलब एसिड फिर से दे देगा। ठीक है, तो रिएक्शन आपकी प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो, ठीक है, रिवर्सिबल डायरेक्शन में ना जाए, इसलिए आप कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हो। ठीक है, तो ये जो R माइनस बना, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और क्या बना लेगा, RH प्लस OH माइनस। यहां हमने ये देखा कि रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है, R माइनस मतलब एक कार्बन आयन रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितना स्टेबल होगा उतनी जल्दी लीव करेगा, और जितनी जल्दी लीव करेगा डीकार्बोक्सिलेशन का रेट उतना फास्ट होगा। ठीक है, तो इसे समझने के लिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन ऑन डीकार्बोक्सिलेशन। अरेंज द फॉलोइंग in the order of rate of decarboxylation. Arrange the following in the order of rate of decarboxylation. आपका पहला कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, और तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। राइट, तो अब यहां आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो अनायन बनेगा, जो इंटरमीडिएट बीच में बन रहा है, वो स्टेबल होना चाहिए। तो क्या हुआ, मैंने COOH, हर केस में आपको COOH रिमूव करना है, अनायन बनाना है, कार्बन आयन बनाना है, और ये देखना है वो कार्बन आयन कितना स्टेबल है। अब यहां कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। इट कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय मेसोमेरिज्म, इट कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय माइनस आई इफेक्ट, इट कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय एस कैरेक्टर, जो नेगेटिव चार्ज है कितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्रेजेंट है। एक बार रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन गया तो और रिएक्शन की पॉसिबिलिटी भी जो होंगी वो भी वो देगा। तो पहले केस में मैंने आपसे क्या कहा, रिमूव COOH एंड फॉर्म कार्बन आयन। तो हमने रिमूव किया COOH को और कार्बन आयन का फॉर्मेशन किया। यहां ये बना, यहां पर ये बना, और यहां पर ये बना। पहले केस में नेगेटिव चार्ज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे प्रेजेंट है, दूसरे केस में sp2 पे, और तीसरे केस में sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे प्रेजेंट है। नेगेटिव चार्ज है, जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि sp3, ये जो नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है, ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन की ज्यादा होगी क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन थर्ड का है, फिर सेकंड का, फिर फर्स्ट का। अगर रिएक्टिव इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड का है तो इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन थर्ड का सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकंड का, और फिर फर्स्ट का। क्लियर यहां तक? क्लियर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर भी आपको इन सारे एसिड के सॉल्ट को इनके ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन में अरेंज करना है। तो सेम फंडा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप आपको रिमूव करना है और कार्बन आयन का फॉर्मेशन करना है। तो इस केस में CHCl2 माइनस कार्बन आयन बनेगा,
CCl3 माइनस इस केस में कार्बन आयन होगा, यहाँ CH2Cl माइनस विल बी कार्बन आयन, यहाँ CH2 माइनस F विल बी कार्बन आयन। तो अब आपको ये देखना है कि इन सारे कार्बन आयन्स में से कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर 3 क्लोरीन अटैच्ड है, तो सबसे ज्यादा ये, देन फर्स्ट, अब थर्ड और फोर्थ में से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये माइनस आई ज्यादा लगाएगा, लेकिन क्लोरीन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो ये नेगेटिव चार्ज इन एम्प्टी डी ऑर्बिटल में स्टेबलाइज हो सकता है। तो उसके बाद आएगा आपका थर्ड एंड देन फोर्थ। यहां पर क्या प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। क्या प्रेजेंट है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, राइट। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर नेगेटिव चार्ज के साथ कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो वो कार्बन आयन स्टेबल होगा। तो इसी पे बेस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3CH COOH NMe3 पॉजिटिव, CH3CH COOH नाइट्रोजन PMe3 पॉजिटिव, राइट। तो यहां पर अगेन इसके पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है और इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो जब मैं इसका कार्बन आयन बनाऊंगी CH3CH माइनस एंड NMe3 और इसमें कार्बन आयन बनाया CH3CH माइनस PMe3, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस केस में इसकी डी ऑर्बिटल में एकोमोडेट हो सकता है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, इस केस में नहीं हो सकता तो कम स्टेबल होगा। तो यहाँ हमें ये देखना है कि कहाँ डी ऑर्बिटल में एकोमोडेशन हो सकता है, चार्ज का स्टेबलाइजेशन कहाँ हो रहा है। वो जो हमारा नेगेटिव चार्ज है जो कार्बन आयन बन रहा है वो किस केस में ज्यादा स्टेबल, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगेन आपको वही कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखनी है और यही चीज ध्यान रखनी है कि किस केस में कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है। जिस केस में स्टेबल होगा वो डी कार्बोक्सिलेशन फास्ट देगा, वो एसिड डी कार्बोक्सिलेशन फास्ट देगा। तो इन दोनों में से अगर मैं पूछूं तो आप क्या करोगे, COOH रिमूव करोगे और कार्बन आयन बनाओगे। रिमूव COOH एंड फॉर्म कार्बन आयन, बना लिया CH3 CH2 CH2 नेगेटिव। तो कहां पर कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला मीजोमेरिज्म से स्टेबलाइज है ये, ठीक है। तो क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है इसलिए फर्स्ट ज्यादा एज कंपेयर टू सेकेंड, द रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन इज मोर इन फर्स्ट देन इन सेकेंड, राइट। अब अगर यहां पर इसी में CH2 एंड COOH एंड CH ट्रिपल बॉन्ड CCOOH, रिमूव COOH एंड फॉर्म कार्बन आयन, तो क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। अब हमें ये देखना है इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। ये पहले वाला कार्बन आयन मीजोमेरिज्म से स्टेबलाइज है पर इसका एस कैरेक्टर दूसरे वाले कार्बन आयन से कम है, इसका एस कैरेक्टर ज्यादा है। जब आप डी कार्बोक्सिलेट ऑर्डर लिख रहे हो
और ऐसे कार्बन आयन फॉर्म कर रहे हो तो आपको एस कैरेक्टर को प्रेफरेंस देनी है एज कंपेयर टू मीजोमेरिज्म। ऐसे केसेस में एस कैरेक्टर को मीजोमेरिज्म से ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। क्लियर? नेगेटिव चार्ज यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे प्रेजेंट है, यहाँ पे sp2, ठीक है। तो कौन स्टेबल होगा ज्यादा, किसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगा? सेकंड वाले में। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड का डी कार्बोक्सिलेशन का रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ले। समझ आ रहा है यहां तक? एक हमने लिया बेंजोइक एसिड, दूसरा पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, तीसरा पैरा पे OCH3 लगा दिया, OH लगा दिया, ठीक है। तो यहां पर आपको अगेन COH को रिमूव करना है और कार्बन आयन बनाना है। COH को रिमूव करना है और कार्बन आयन बनाना है, और फिर ये देखना है कि वो कार्बन आयन कहाँ स्टेबल है, राइट। तो जब मैंने इस केस में COH को रिमूव किया, कार्बन आयन ये होगा, ये होगा और ये होगा। अब ये देखो कि यहाँ नेगेटिव चार्ज बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली प्रेजेंट है। जब नेगेटिव चार्ज बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली प्रेजेंट होता है तो वो ऐसे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, ठीक है। ये आप अभी खुद सोचना, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि ये ग्रुप जो अटैच है ये मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगा सकते। इसका मतलब यहाँ पर इनका इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करेगा, मीजोमेरिक नहीं करेगा। तो आउट ऑफ NO2 एंड OH किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है? ये भी -I लगा रहे, इसका -I ज्यादा है, इसका -I कम है। तो इसका मतलब सेकेंड में डीकार्बोक्सिलेशन ज्यादा होगा, देन थर्ड में, और उसके बाद फर्स्ट में। करेक्ट? समझ आया यहां तक? क्लियर? चलो बढ़िया। अगर यहीं पर इसी क्वेश्चन में मैं ऐसा कर देती, CH2COOH और यहां पर भी CH2COOH, डायरेक्टली COOH की बजाय CH2COOH है, यहां नाइट्रो लगा दिया और यहां पर OH। अब क्या होगा? अब अगर हम कार्बन आयन बनाएंगे तो कैसे बनेगा? बनाओ कार्बन आयन जल्दी से, पेन और कॉपी है ना? हाँ, या सिर्फ देख रहे हो? लेक्चर को सिर्फ देखना नहीं है रैंडमली। CH2 माइनस NO2 एंड यहां पर CH2 माइनस एंड OH, राइट। अब यहां पर जो ग्रुप पैरा पोजीशन पे अटैच है वो मीजोमेरिक इफेक्ट लगा सकता है, बिकॉज जो नेगेटिव चार्ज है वो डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच नहीं है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, यहाँ -M लग रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, डोनेट करेगा ना, यहाँ पे लग रहा है +M, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट दोनों में बराबर होगा क्योंकि दोनों का डिस्टेंस, सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट आपका NO2 में ज्यादा होगा, OH में कम होगा, लेकिन OH आपका मीजोमेरिक इफेक्ट भी लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सेकेंड, देन थर्ड, और उसके बाद फर्स्ट। दिस इज द ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। चलो, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
यहाँ पे आपको 2 रिंग प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। OMe2 पॉजिटिव COOH एंड यहाँ पर SMe2 पॉजिटिव COOH। रिमूव COOH एंड फॉर्म दी कार्बन आयन। तो मैंने जब COOH को रिमूव किया और कार्बन आयन बनाया तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, बताओ आएगा। तो अब ऑक्सीजन के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन सल्फर के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल है। तो इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन सेकेंड में फर्स्ट के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, राइट। डी कार्बोक्सिलेशन के केस में हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो आपका R माइनस है, जो कार्बन आयन है, वो प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करे और एल्केन का फॉर्मेशन कर ले, क्योंकि वो एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। इसलिए रिएक्शन में एक बार बनने के बाद जितनी पॉसिबिलिटी होंगी उतनी रिएक्शन वो देगा, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि एल्केन साइड प्रोडक्ट नहीं भी होता, मेजर प्रोडक्ट कई बार हमारा मेजर प्रोडक्ट कुछ और होता है। तो यहाँ पर अब आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है डी कार्बोक्सिलेशन का, राइट। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2COOH, ठीक है, इसका डी कार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड और हीट, क्या कहते हैं इसे, सोडा लाइम। सोडा लाइम से आप इसे ट्रीट कर रहे हो। तो क्या होगा, अब यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया, इसे कार्बन 14 बना दिया। दिस इज कार्बन 14, दिस इज CH2 14। तो यहां से ये नेगेटिव चार्ज आया, कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने रिमूव किया और नेगेटिव चार्ज लगा दिया। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये यहाँ चला जाएगा, पॉसिबिलिटी है ना। सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनता, कई प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पर H+ आयन अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, तो आपका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तब आपका ये प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2H, राइट। और अगर इस वाले कार्बन पे करेगा तब आपका ये प्रोडक्ट बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज कार्बन नंबर 14। एक बार डबल बॉन्ड मिडल कार्बन और कार्बन 14 के बीच में है, और एक बार डबल बॉन्ड मिडल कार्बन और दूसरे वाले कार्बन के बीच में। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अगर अब आते हैं नेक्स्ट केस पे, यहां तक समझ आया, ठीक है, इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, कई बार क्या होता है कि एक अच्छा लीविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है बीटा पोजीशन पे। अगर एक अच्छा लीविंग ग्रुप बीटा पोजीशन पे प्रेजेंट है तो उस केस में कार्बन आयन एल्कीन का फॉर्मेशन कर देता है। जैसे मान लो, तो इसको हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं कि अगर मान लो आपका गुड लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, कहां पर, बीटा पोजीशन पर। बीटा पोजीशन ना आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखनी है। CH3CH, टोसाइल ग्रुप बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, ठीक है, ब्रोमाइड हो सकता था यहाँ पे, ठीक है, ब्रोसाइल हो सकता था, आयोडाइड अच्छा लीविंग ग्रुप है। CH2COO माइनस Na+, किससे ट्रीट किया, NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड एंड हीट। तो क्या होगा, देखो सबसे पहले COO माइनस Na+, इसको रिमूव करो,
and form the carbon ion. Remove carboxylic group and form carbon ion. अब क्या होगा, क्योंकि यहां पर एक अच्छा लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि बीटा पोजीशन पर एक अच्छा लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बना लेगा और ये लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। बताओ ऐसे होगा? अच्छा लीविंग ग्रुप है ना, तो इसने क्या किया, इसने एल्कीन का फॉर्मेशन कर लिया, मतलब आपका ये प्रोडक्ट नहीं बना। वरना जनरली क्या होता था, ये प्रोडक्ट बनता था ना, ये प्रोडक्ट बनता था। सेकेंड स्टेप में कार्बन आयन प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके एल्केन का फॉर्मेशन करता था, लेकिन यहां एल्केन का फॉर्मेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट आपका ये है, ये नहीं है। कब हुआ? जब एक अच्छा लीविंग ग्रुप बीटा पोजीशन पर प्रेजेंट है तब। ओके, कई बार रिंग फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी भी होती है। अब देखो, कार्बन आयन जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव करोगे आप, तो आपका इंटरमीडिएट कार्बन आयन बनेगा। अब आपको सोचना है कि वो क्या क्या रिएक्शन और परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिक में आपने रिएक्शन पढ़ी है उनकी पॉसिबिलिटी होती है। जैसे मान लो CH2 5 कार्बन है, ठीक है, यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। चलो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर टोसाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ब्रोमाइड ले लेते हैं। ठीक है, ब्रोमाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो आपको क्या करना है, इसका ना डी कार्बोक्सिलेशन कराना है। राइट द प्रोडक्ट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। अब आपने क्या किया, आपने कहा कि भाई यहाँ पे अगर डी कार्बोक्सिलेशन कराना है तो हमने यहां से रिमूव किया COOH को और नेगेटिव चार्ज लगा दी। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इंटरनली अटैक कर सकता है इस कार्बन पे। ये नेगेटिव चार्ज इंटरनली इस कार्बन पे अटैक कर सकता है, रिंग का फॉर्मेशन कर सकता है, क्योंकि इसके पास एक अच्छा लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है। और रिंग का फॉर्मेशन कब होता है? जब एक स्टेबल रिंग बन रही हो, मतलब 5 और 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो रहा हो। तो यहाँ पर कितने मेंबर्ड रिंग बन रही है? बनाओ, 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारी 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है, इसीलिए ये स्टेबल है। और यहाँ पर भी आपका कार्बन आयन ने H+ आयन एब्स्ट्रैक्ट करके एल्केन का फॉर्मेशन नहीं किया और रिंग फॉर्मेशन किया। एक और क्वेश्चन देखो, आया यहां तक समझ में? यहां पर एक अच्छा लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हमने यहां पर क्या किया, NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड और हीट। तो क्या होगा, यहां पर ये नेगेटिव चार्ज बना दे COH, इसको रिमूव करो और ये लगा दो। अब क्या होगा, ये इंटरनली यहां पर अटैक कर सकता है। क्यों कर रहा है ये अटैक? इसलिए कर रहा है बच्चा, क्योंकि 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके प्रोडक्ट इतना स्टेबल नहीं बनेगा जितना अभी बन रहा है। तो आपका 6 मेंबर्ड रिंग इधर बनी और 1 2 3 4 5 एंड 6 बाईसाइक्लो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये था डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जिसमें हमने अभी डी कार्बोक्सिलेशन डिस्कस किया कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड का और कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट का, जब उसे सोडा लाइम से ट्रीट किया जाता है। जैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड में डी कार्बोक्सिलेशन परफॉर्म करते हैं, उसी तरीके से सल्फोनिक एसिड में भी डी कार्बोक्सिलेशन होता है। ठीक है, मतलब RSO3H
सल्फोनिक एसिड में भी आपका डीसल्फोनेशन होता है, ठीक है। NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड एंड हीट, RH बनाएगा, RH बनाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, आपका SO3 रिमूव कर दिया आपने, सिंपल। सल्फोनिक एसिड्स के केस में आपने SO3H RSO3H में से SO3 को रिमूव कर दिया। तो बस इन चीज़ों को याद रखना। जैसे मान लो अगर आपके पास ये रिएक्शन है COOH और यहाँ Cl है, ठीक है, आपने इसको सोडा लाइम से ट्रीट किया, बनाओ प्रोडक्ट, बनाओ भाई। इस केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा, सबसे पहले COOH को रिमूव करो, कार्बन आयन बनाओ और सोचो क्या कोई पॉसिबिलिटी है किसी इंटरनल अटैक की, क्या कोई अच्छा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है किसी पोजीशन पे। तो यू विल फाइंड कि यहाँ पर माइनस चार्ज और यहाँ पर आपका ये Cl ग्रुप अटैच है। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे अटैक कर देगा और ये लीव कर जाएगा। तो क्या बनेगा, ये, ठीक है, क्लियर, ओके। तो अभी के लिए बहुत है। उसके बाद अभी हमारे हीटिंग इफेक्ट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में बचे हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ बीटा कीटो एसिड का भी रहता है, ठीक है, दैट विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दी सेम डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।